ज़रूरत क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट की रीवा को, विंध्य को? अरे भाई 28,000 करोड़ का ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें तो जॉब ही जॉब आ जाएंगे भैया, इसको लगने दो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें से सिर्फ 9 से 10% ही न्यूक्लियर पावर के माध्यम से अभी पूरे विश्व को एनर्जी मिल रही है, तो आप इसका प्रतिशत भी आप समझ सकते हैं। बड़ा नुकसान 1986 में जो चेरनोबिल में, पुराने सोवियत रूस में आया जी, चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ, आज भी वहाँ से लाखों लोगों को विस्थापित किया गया, लाखों लोग मारे गए बीमारियों के कारण जी। एट ए टाइम कितने लोग मारे गए थे वो तो थोड़ा सा कम डाटा है, लेकिन रेडिएशन होता है तो सडनली हमारी मौत नहीं होती है ना, धीरे धीरे मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन, डीएनए में मॉडिफिकेशन इस तरह से हो जाता है, और वो आज भी वहाँ पर लाखों लोग बीमार पैदा हो रहे हैं। 86 का घटनाक्रम और आज भी उसे बंद किया गया है, आज भी। और सुनिए, जानकारों का ये कहना है कि हजारों साल तक, अब कितने हजार साल हो सकते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल, है ना, हजारों साल तक वो रेडिएशन उसी तरह से वहाँ से विकिरण होता रहेगा। कि जो हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम गिराया था अमेरिका ने जापान में, उससे 400 गुना ज़्यादा रेडिएशन आपके चेरनोबिल डिजास्टर में हुआ था, 400 गुना ज़्यादा रेडिएशन। बताइए। हाँ, तो इससे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि नुकसान ही तो करना है किसी देश का ना, युद्ध में तो सब जायज होता है कहते हैं, कोई ये तो नहीं देखता कि भाई यहाँ पे लोग ना मारे जाएं। भाई आज ईरान में क्या हो रहा है, यूएस और इजराइल जानबूझ करके टारगेट कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को। आपने एक बात कही कि विंध्य ही क्यों चुना और इसके लिए अपना रीवा क्यों चुना। भाई एक तरफ तो आप केवटी जलप्रपात को पर्यटन क्षेत्र बना रहे हो विश्व के नक्शे में, और दूसरी तरफ उसका कंट्राडिक्शन कर रहे हो, उसका विरोधाभासी आप पैदा कर रहे हो, वहीं पे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हो जहाँ पे एरिया कन्फाइन हो जाएगा और प्रोहिबिटेड हो जाएगा एक्शन कि एक ऐसी जगह जहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्टों को किया जाए। तो क्या रुझाऊही के पास जो जगह बता रहे हैं, क्या वो प्राकृतिक चयन है, क्या नैसर्गिक चयन है, वो क्या नेचुरल सिलेक्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए? हमारा कहना है ना, नहीं। ये मुद्दा बेहद गंभीर है क्योंकि ये सदियों की बात है, ये आज बनना शुरू होगा, मुझे लगता है 10-20 साल तो बनने में लगेगा, और 20 साल बाद हम रहें या आप रहें या और कौन रहेगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या उस दर्द को झेलने के लिए तैयार है? मध्य प्रदेश के विंध्य को महानगरों के तर्ज पर बढ़ाया जा रहा है, और ये विंध्य खड़ा नहीं बड़ा हो रहा है। लेकिन इस बड़ेपन में, विकास की इस दौड़ में कई सवाल छोड़ते जा रहा है, और उन सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान शिवानंद द्विवेदी जी हैं, जो वरिष्ठ समाजसेवी हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं और हर मुद्दे पर बेबाक राय रखने वाले एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। क्योंकि शिक्षा, कहते हैं ना, शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बेहद शिक्षित, आईआईटी बॉम्बे से आपने पढ़ाई की, विदेशों में आपने रिसर्च के लिए प्रयास किया, और निश्चित तौर पर अब आज जिस हम गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं उस मुद्दे से हर कोई बचना चाह रहा है, बात नहीं करना चाह रहा है। लेकिन आज यदि हम बात नहीं करेंगे तो पीढ़ियां जो आने वाली हैं शायद वो हमें कहें कि इतनी सब जानकारी होने के बाद, पढ़े लिखे होने के बाद आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया। इसका मकसद सिर्फ इतना है, और एक बहुत सकारात्मक ये वार्तालाप होने जा रहा है जो विकास के नाम पर शुरू हुआ है। बीते दिन आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और रीवा के एक जाने माने ऐसे नेता जिनके द्वारा विकास की आधारशिला रीवा में रखी गई, और ये विकास पुरुष का नाम से उन्हें जाना जाता है, उनके द्वारा एक बड़ी खुशखबरी सुनाई गई। लोग बड़े उत्साहित हुए कि 28,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है रीवा की धरती में होने जा रहा है। विधानसभा मनगमा के अंदर एक गांव है जहां टाटा के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी का पावर प्लांट लगाया जा रहा है। 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन क्या उसके उस स्याह पक्ष को देखा जा रहा है जो वास्तव में लोगों को सीधा प्रभावित करेगा या कई सदियां बर्बाद कर देगा? हालांकि सरकार नवकरणीय ऊर्जा के लिए दिन प्रतिदिन जो है प्रयास कर रही है, बड़े काम कर रही है, लेकिन शिवानंद भैया, सीधी बात आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि ज़रूरत क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट की रीवा को, विंध्य को,
या कहा जाए कि ऐसी ऊर्जा जो शायद सदियों तक तबाही मचा सकती है, ऐसी ऊर्जा पर क्यों जाना हमें? देखिए, आपने कहा कि ज़रूरत क्या है रीवा और बिंद को इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो जहाँ तक रीवा या बिंद का सवाल है, तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है, तो इसकी ऊर्जा की बात की जाए तो इसकी ऊर्जा रीवा या बिंद को मिलेगी डायरेक्ट, ये तो बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो एक सोलर पावर प्लांट आपकी बघवार में लगाया गया है यहाँ पर रीवा में, आपको पता है कि उसकी बिजली कहाँ जा रही है, दूसरे ही जगह जा रही है, मतलब रीवा को तो नहीं मिल रही है, जबकि रीवा की भूमि का उपयोग किया जा रहा है। तो ये है कि कोई प्रोजेक्ट लगता है तो उससे क्षेत्रीय लोगों को, क्षेत्रीय जनता को क्या लाभ उससे हो सकता है, वो इससे स्पष्ट हो गया। सवाल नौकरी का भी है, तो नौकरी की भी जो बात आ रही है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो सोलर पावर प्लांट में भी हम लोग देख सकते हैं कि रोज़गार किस तरह के लोगों को और कैसे मिल रहा है, कंपनियां किस प्रकार के लोगों को रख रही हैं, सरकार कैसे लोगों को रख रही है और कितना दायरा है, क्या उसके मापदंड हैं। तो रीवा वालों को उसमें किस प्रकार के जॉब मिल रहे हैं, जो सामान्य तौर पर वॉचमैन या साफ़ सफाई कर्मी या इस तरह से या ऐसे काम मिल सकते हैं। टेक्निकल जो लोग हैं वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आते होंगे, तो शायद उनको टेक्निकल काम भी उनको मिलता होगा। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो रुझौही में जो 167 हेक्टेयर ज़मीन या लगभग 450 एकड़ बोल सकते हैं आप, मनगमा तहसील मनगमा विधानसभा क्षेत्र और सिरमौर तहसील आती है, विधानसभा क्षेत्र अलग है जी, उसमें जो लगाया जा रहा है, तो इससे रीवा को कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं है। और 5000 जो जॉब की भी बात की जा रही है, 28,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 28,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि इसके इंस्ट्रूमेंट कॉस्टली होंगे, महंगे होंगे, एटम एनर्जी से संबंधित है, एटॉमिक एनर्जी से संबंधित है, तो उसकी रॉड, उसके मटेरियल्स, फ्यूल, ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव होगी, इसलिए वो 28,000 करोड़ का है। तो लोगों को ये लगता है ना एक बार में थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने के लिए इस तरह से कि 28,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो लोगों को, जनता को लगता है अरे भाई 28,000 करोड़ का ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें तो जॉब ही जॉब आ जाएंगे, भैया इसको लगने दो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब एक आम धारणा जो लोगों की इस तरह से होती है। तो 28,000 करोड़ का तो मतलब समझ में आ गया कि क्यों ये 28,000 करोड़ है। मतलब भूखमरी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, और मतलब तरीके ये है कि जो 10वीं 12वीं पास हो रहे हैं या कॉलेज कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, तो उसको नौकरी मिल जाएगी। एक लालच लोगों के, लालच, बिल्कुल, इसलिए वो इस तरह से मतलब वो सोचते हैं, उनकी ये, क्योंकि अभी इसके स्याह पक्ष, आपने बोला ना कि इसके स्याह पक्ष को अभी लोग नहीं समझते हैं। तो अब 5,000 लोगों को जॉब की बात आ रही है। हाँ, 5,000 लोगों को जॉब मिलेगा, मिल सकता है, मिलेगा हम नहीं कहते, मिल सकता है 5,000 लोगों को जॉब, लेकिन कैसे 5,000 लोग उसमें होंगे? 5,000 लोग उसमें टोटल हो सकते हैं, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट होंगे, जो उसमें हाईली टेक्नोक्रेट्स होंगे, जो क्योंकि एटॉमिक एनर्जी से संबंधित है और न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट होंगे, कंपनियां उनको रखेंगी, सरकार भी रिक्रूटमेंट करेंगी जितना भी उनका अपना सिस्टम रहेगा, क्योंकि परमाणु कचरा और ये सारी चीज़ें जो से आएगा उस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में तो कंपनी का बना नियंत्रण रहेगा। तो 5,000 जॉब में से हमें लगता है कि 4,500 से ऊपर, 4,500 से ऊपर जॉब तो ऐसे रहेंगे जो हाईली टेक्निकल टाइप के रहेंगे और ऐसे लोगों को रहेंगे जो किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से होगा। रीवा वालों को हो सकता है 400-500 जॉब ऐसे मिल जाए, जो हम बात करते हैं कि हमें जॉब मिलेगा, और रीवा वाले जो आशा लगाए बैठे हुए हैं, तो वो 400-500 जॉब आपको पता है कौन वाले रहेंगे जी? न्यूक्लियर कचरा से संबंधित सफाई कर्मी, या कि उसकी मान लीजिए वॉचमैन, या इस तरह से गार्ड टाइप के सामान्य तौर पे, या मजदूर किस्म के लोग, तो वो भी ऐसे रहेंगे जो डायरेक्ट उससे बेनिफिट नहीं लेंगे, उनको उसका नुकसान होगा, क्योंकि ऐसे लोग जाएंगे, हालांकि हो सकता है कि उनको कुछ सेफ्टी मेजर्स के साथ वहाँ पे रखा जाए, लेकिन फिर भी उसका नुकसान ही होगा, मतलब एक तरह से। तो इतने लोगों को वहाँ पे जॉब मिल सकता है, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, तो ये तो हो गई जॉब की बात और ये जो लालच दी गई है। अब इसकी नुकसानों की बात यदि कर ली जाए तो नुकसान इससे क्या होगा, इसका अभी इसका इतिहास उठा करके देख लिया जाए। देखिए, सबसे पहले हम इसके वास्तविक डेटा पर जाते हैं। जो पूरा वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड में यूएस, चाइना, रसिया और कुछ यूरोप के देश, फ्रांस, ऐसे मिला करके लगभग आधा दर्जन के आसपास ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर का यूज कर रहे हैं। और वर्तमान में पूरे विश्व में जो हमें टोटल एनर्जी मिलती है
फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, जी। मतलब जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी स्रोत हैं इस तरह से अलग अलग, जैसे फ्यूल, फॉसिल और आपके बायो ये कोयला और आपके जो भी तेल वेल से मिला करके आपका नवकरणीय ऊर्जा में आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सबसे मिला करके, तो उसमें से सिर्फ 9 से 10% ही न्यूक्लियर पावर के माध्यम से अभी पूरे विश्व को एनर्जी मिल रही है। तो आप इसका प्रतिशत भी आप समझ सकते हैं जी, कि मतलब इसका रोल कितना ज़्यादा है। ये इसका प्रतिशत है और इसका नुकसान की अपन चर्चा करेंगे कि 9 से 10% में से ही इतना ज़्यादा कितना अभी तक हमें इसका नुकसान मानवीय तौर पर भुगतना पड़ा हुआ है विश्व को पूरा। जी। अब इंडिया की बात कर लिया है तो इंडिया में वर्तमान में 25 न्यूक्लियर प्लांट लगाए गए हैं जी। इस तरह से टोटल 25, हाँ, टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए हैं फॉर द सिविल पर्पज, है ना। उसमें से कुल जो एनर्जी हमारा सब मिला करके है उसमें से 3 से 4% ऊर्जा सिर्फ हमें उन न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिल रही है अब तक, 3 से 4%। जी। मतलब 96 से 97% ऊर्जा अभी भी हमें फ्रॉम वेरियस अदर रिसोर्सेस से हमें मिल रही है, जिसमें से जैसा कि हमने पहले से आपको बताया कि फॉसिल फ्यूल हो गया और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और अन्य जो भी अन्य माध्यम हैं छोटे बड़े, सबसे मिला करके मिल रही है। थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये वो सब मिला करके सब चीज़ों से। तो आप समझ सकते हैं कि इसका रोल कितना ज़्यादा है। अब इतना कम रोल होते हुए इसका नुकसान के बारे में यदि चर्चा करें तो सबसे पहला तो बड़ा नुकसान 1986 में जो चेरनोबिल में पुराने सोवियत रूस में आया जी। चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ, वो आज भी हमारे जो दर्शक लोग होंगे वो जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, यदि वो यूट्यूब और गूगल में जाएंगे और सिंपल सा टाइप कर देंगे चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर या चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, सिर्फ इतना डाल देंगे वो यूट्यूब में, तो उनके पास अथाह भंडार आ जाएगा हजारों वीडियो का, और जिसमें सब जानकारी उनको मिल जाएगी। तो आजकल सिंपल व्यक्ति भी, आजकल तो आपका मोबाइल में वॉइस टाइपिंग भी होता है, तो हम कहते हैं कुछ लोग यदि लिख भी नहीं सकते, कम पढ़े लिखे हैं, तो इतना बस वॉइस टाइपिंग वाला वो मुंह से आवाज़ से टाइप करने वाला दबा देंगे, वो पूछेगा कि आप बोलो, आप बोल देना चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, वो आ जाएगा आपका। आप आराम से वीडियो देख लेना, आप समझ जाओगे, कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। आज को तो इतना ज़्यादा सारी चीज़ें जानकारी उपलब्ध है। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर जो हुआ 1986 में, उसमें वो मानवीय भूल बताया जाता है। जो हमने रिसर्च किया उसके बारे में जो जानकारी मिली वो एक मानवीय भूल के तौर पे माना जाता है। मतलब कोई आतंकवादी हमला भी नहीं था, न कोई परमाणु बम वहाँ पे या इस तरह से कोई मिसाइल दागा था, न कुछ, वो मानवीय भूल की वजह से था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई। उसमें बनाए जाने में करप्शन भी हुआ था, ये भी बात सामने आई, क्योंकि विक्टर सम व्यक्ति था, विक्टर सम कुछ करके नाम था, जिस व्यक्ति को वो जिम्मेदारी दिया गया था यूएसएसआर सोवियत रूस के, और उसने कुछ, तो उसमें प्लेट्स डाली जाती हैं रॉड में जो उसमें रहती हैं, हाँ, उसमें उसने ग्रेफाइट का यूज किया था जी। तो वो करप्शन की श्रेणी में आता है, पैसे बचाने के लिए उसने किया था। वो कहीं भी हो सकता है, यूएसएसआर में हुआ है तो हमारे इंडिया में कई गुना ज़्यादा हो सकता है, आप समझिएगा, है ना। तो उसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ कि पावर प्लांट को ये देखा गया कि यदि इसको शट डाउन कर दिया, इसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई यदि बंद कर दी जाए तो क्या ये पावर प्लांट काम करता है। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने कुछ बटन अपना स्विच ऑफ कर दिया कुछ साइंटिस्टों ने, और उसमें इतना ज़्यादा हीट जनरेट हुआ कि वो फिर ब्लास्ट हुआ। और जब 1986 में ब्लास्ट हुआ तो उसका रेडिएशन न केवल सोवियत रूस में बल्कि आसपास के अन्य कई देशों में और दूसरे यूरोपीय देशों तक में भी, हालांकि सोवियत रूस पूरा या रसिया भी काफ़ी हद तक एशिया और यूरोप का हिस्सा दोनों मिला करके है, तो मतलब ये कुल मिलाकर के पूरा यूरोप तक इससे प्रभावित हुआ था। इसका रेडिएशन बहुत इंटरकॉन्टिनेंटल स्टेज पर ये फैला था। फिर जब दूसरे देशों ने देखा कि भाई ये रेडिएशन स्तर इतना कैसे बढ़ रहा है, अचानक उन्होंने अपना मेजर किया और लोगों को दिक्कतें होने लगी सांस लेने में इस तरह से, तो उन्होंने देखा कि भाई ये रेडिएशन बढ़ रहा है, ये तो बहुत कम इसका रेडिएशन होना चाहिए, ये तो बहुत कई हजार गुना ज़्यादा रेडिएशन इसका बढ़ रहा है। तो फिर उन्होंने पता किया सब चीज़ों का, जब सर्च हुआ तो रसिया उस जानकारी को लीक नहीं करना चाहता था, उस समय दबा देना चाहता था, लेकिन जब इतना रेडिएशन हुआ तो आप कैसे उसको रोक सकते हो। पता चल गया कि इसने दुर्घटना हुई, फिर सोवियत रूस पर दबाव बढ़ा, दबाव के कारण फिर उसको उन्होंने बंद कर दिया पूरी तरह से। बंद तो नहीं किया, कुछ उनके और जो प्लांट थे, कुछ और रिएक्टर जो थे, एक दो वो चलते रहे, 4 थे शायद, तो एक विस्फोट के बाद 2-3 चलते रहे थे, लेकिन आगे आने वाले समय में धीरे धीरे शायद उन्होंने 1990-92 तक में सारे बंद कर दिए फिर वहाँ पे उन्होंने। और जिस रिएक्टर में ये विस्फोट हुआ था, जिस वाले में, उसके कारण
आज भी वहाँ से लाखों लोगों को विस्थापित किया गया, लाखों लोग मारे गए बीमारियों के कारण जी। एट ए टाइम कितने लोग मारे गए थे वो तो थोड़ा सा कम डाटा है, लेकिन रेडिएशन होता है तो सडनली हमारी मौत नहीं होती है, बिल्कुल है ना, धीरे धीरे मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन, डीएनए में मॉडिफिकेशन इस तरह से हो जाता है। और वो आज भी वहाँ पर लाखों लोग बीमार पैदा हो रहे हैं, ल्यूकेमिया और विभिन्न प्रकार के कैंसर और ऐसी बीमारियाँ जन्मजात, कुछ ऐसे डीएनए में हमारे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिससे आँख जो है 2 आँख न होकर के तीसरी आँख हो गई, कान हमारा कहीं हो गया, मुंह कहीं हो गया, 2 हाथ के स्थान पे 4 हाथ पैदा हो रहे हैं, इस तरह से मतलब ऐसे ऐसे और कैंसर जैसी बीमारियां। तो आप सोचो कि उन परिजनों को, उन लोगों को जिनको ये पूरा जीवन ढोना पड़े, ऐसे लोगों को कितना बड़ा दुख और पीड़ा की बात होती है, बिल्कुल, है ना, थोड़े से फायदे के लिए हमारा इतना। तो चेरनोबिल डिजास्टर एक ऐसा डिजास्टर था जिसने पूरे मानवता को हिला करके रख दिया। वो आज भी न्यूक्लियर एनर्जी के काले अध्याय के तौर पर उसको याद किया जाता है। आज भी 35 किलोमीटर का एरिया, अबाउट 70 किलोमीटर आप बोल सकते हैं, हमें लगता है कि रेडियस में है 35, तो 70 उसका टोटल डायमीटर हो गया, व्यास हो गया, वो कन्फाइन करके रखा हुआ, उसको बंद करके रखा हुआ है कि इसका रेडियस यहाँ पे लोग आए ही नहीं पाए, उस क्षेत्र में मतलब पूरी तरह से लोग घुस ना पाए, इस तरह से उसके रेडिएशन। 86 का घटनाक्रम और आज भी उसे बंद किया गया है। आज भी। और सुनिए, जानकारों का ये कहना है कि ये हजारों साल तक, अब कितने हजार साल हो सकते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल, है ना, हजारों साल तक वो रेडिएशन उसी तरह से वहाँ से विकिरण होता रहेगा। वहाँ पर धीरे धीरे ये करके कम होगा और वहाँ पर वो इनहेबिटेबल नहीं हो पाएगा, वहाँ पे आवासीय वो इतना जल्दी नहीं हो सकता, हजारों साल तक वो आवासीय नहीं हो सकता। और बीमारियां जो जेनेटिकली हो रही हैं विभिन्न प्रकार की, वो तो अभी चलती रहेंगी, पता नहीं कब तक आएंगी, तो क्योंकि हमारे डीएनए में आ जाती है। तरीके से यदि ये कहा जाए तो ये वैश्विक नरसंहार था वहाँ पे जो हुआ, ये जेनोसाइड था एक बड़ा, एक तरीके से देखा जाए तो मतलब जानबूझ के ऐसी व्यवस्था को बना लेना और वो व्यवस्था में मानवीय भूल का हवाला देकर आपने पूरी एक तरीके से तबाही है। एक भाई ऐसी व्यवस्था को ही क्यों पनपने दिया जाए जो इंसानियत को खत्म कर दे, इंसानों को खत्म कर दे, व्यवस्था को खत्म कर दे। नहीं, इंसानियत को खत्म कर दे, लोगों को जेनोसाइड कर दे, 1 लाख लोग मारे गए, वो एक टाइम की बात हो गई, युद्ध में होते हैं, मर गए लोग, बम गिरा दिया, इतने सारे लोग मर रहे हैं। जर्मनी में केस हुआ, वहाँ पर लोगों को मारा, सेकंड वर्ल्ड वार में मारा, वो तो मर गए। लेकिन ये जो पीड़ा है आप समझिएगा, इसमें उस समय शायद उतने लोग ना मारे जाएं एट ए टाइम, लेकिन ये रेडिएशन से जो हजारों साल तक ये जो फैलेगा, उन बीमारियों से जो तड़प के लोग मरते हैं, वो पीड़ा आप सोचिए ना, कि जिसको कैंसर हो गया, जिसको ल्यूकेमिया हो गया, जो जेनेटिकली ऐसे पैदा हो गया, जिसके 4 हाथ है, डिसेबल्ड पैदा हो गया, वो बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा है, उन परिजनों को और उन लोगों को सोचिए, उस परिवार वाले लोगों को, कि उसको ढोने में पूरे लाइफ टाइम उनको कितनी पीड़ा होती होगी, ये ज़्यादा कष्टदायक होता है। तो परमाणु में हो सकता है कि रेडिएशन में अचानक इतना जेनोसाइड ना हो। 1984 में जो भोपाल गैस कांड हुआ उसमें हुआ जेनोसाइड, 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, क्योंकि वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, वो सांस लेने की आपकी पूरी मतलब आपके पर नर्वस सिस्टम में अटैक की, उसने पूरा आपको सांस के माध्यम से गई और तत्काल मृत्यु हो गई। तो वो उसको वो बोल सकते हैं, लेकिन वो गैस है एक डायरेक्शन में गई, उड़ती गई, इसके बाद वो खत्म हो गई। और प्रभावित क्या कि वो थोड़ा सा क्षेत्र जहाँ पर वो संयंत्र लगा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, उनका भोपाल गैस का, है ना। लेकिन ये जो रेडिएशन होता है ये उन सबसे कई ज़्यादा गुना खतरनाक होता है। ये खतरे को एक तरह से, अब परमाणु बम तो आप जानते हैं उसकी ताकत के बारे में, जब बम गिरता है हिरोशिमा नागासाकी में जो गिराया गया था, जानकारी ये बताती है, रिसोर्सेस ये बताते हैं, स्टडी ये बताती है कि जो हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम गिराया था अमेरिका ने जापान में, उससे 400 गुना ज़्यादा रेडिएशन आपके चेरनोबिल डिजास्टर में हुआ था। 400 गुना ज़्यादा रेडिएशन, बताइए। हाँ, निश्चित तौर पर बेहद चिंताजनक विषय है और ज़रूरी नहीं कि इस पर किसी व्यक्ति को हम घेर रहे हैं या सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं या व्यवस्था को, हम खुद जागरूक कितना है इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारा मकसद ये है कि हंगामा नहीं खड़ा करना है, कोई मतलब हम आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सार्थकता की बात होनी चाहिए कि आवश्यकता है या बेवजह हम खतरा मोल लेने जा रहे हैं।
क्योंकि जब इतिहास खंगाला जाता है तो बड़ा खतरनाक इतिहास है न्यूक्लियर एनर्जी का। चाहे चेरनोबिल के जैसे आपने बात की, जापान में एक बार दुर्घटना हो चुकी है। कचरा जो होता है रेडियो एक्टिव कितना खतरनाक होता है। एक्सरे वगैरह में हम लोगों ने देखा है कि छोटा सा एक फिल्म निकालने के लिए वो रेडियो एक्टिव गतिविधि होती है, और वहाँ पे जो बटन दबाने वाला होता है वो कपड़ों को पहनकर जो है एक ख़ास तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं कि आप इस काम को करते हैं लगातार, तो उसका रेडियो एक्टिव जो है आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े। लेकिन अब जब बात आपने चेरनोबिल की है, वास्तव में एक बहुत बड़ा ये मामला है, और जब संवाद हो रहा है तो फिर और भी खतरे जो विश्व ने झेले हैं, और इस ऊर्जा का विरोधाभास भी हुआ है। हर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो सबने समर्थन नहीं किया है, तो उसका क्या इतिहास है विरोधाभास का और घटनाओं का? हाँ, एक घटना तो अब और अभी यहीं पे रिसेंटली हुई है हमारे आपके सामने। चेरनोबिल तो शायद उस समय उतना हमारे पास कैमरे और सारी चीज़ें, मोबाइल और ये फैसिलिटी नहीं थी कि हम शायद उसको रिकॉर्ड कर पाते। फुकुशिमा डिजास्टर जो 2011 में हुआ सुनामी आने के बाद में जापान में, वो तो आपने देखा कि कैमरे में न्यूज में कैसे रिकॉर्ड की गई है ना। और आपके मतलब ये कौन से कैमरे कहलाते हैं जो उड़ करके आपका वो ड्रोन कैमरे, हाँ, ड्रोन कैमरे वगैरह के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ऊपर से फोटो ली गई, हेलीकॉप्टर के माध्यम से कि किस तरह से सुनामी ने वहाँ पे बर्बादी की थी। तो जो वहाँ पे डिजास्टर हुआ वहाँ भी जापान को बहुत नुकसान पहुंचाया। अभी भी उनको हमें लगता है कि 70 से 80 बिलियन डॉलर या कुछ तो एग्जैक्ट अमाउंट तो देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी पैसा उनको खर्च हुआ। अभी 2051 तक बताया जाता है कि उसका पैसा खर्च करना पड़ेगा उनको। इसके सिर्फ कंटेन करके उन्होंने रखा हुआ है। इसका जो रेडिएशन निकला था, उनका जो फुकुशिमा डाइची का जो उनका परमाणु संयंत्र था, जब वो टूटा सुनामी की वजह से, भूकंप की वजह से, तो उससे रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर निकला, वो कचरा उनका बाहर निकला, और वो पानी में घुलने वाला था क्योंकि वो समुद्र के किनारे बनाया गया था। अक्सर ये जो आपके जो परमाणु संयंत्र होते हैं समुद्र के किनारे या पानी के किनारे बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें एक्सेसिव हीट की वजह से इसको ठंडा भी करना पड़ता है, इसके लिए पर्याप्त पानी की जरूरत। कभी ऐसी घटनाएं हो जाएं तो उसके लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इनको सेफ्टी के तौर पे समुद्र के किनारे, जैसे तारापुर का हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र में जो बनाया गया, वो आपने देखा होगा कि 2-3 तरफ से समुद्र उसमें है, और इस तरह से वो बनाया गया। शायद भारत का पहला वो परमाणु संयंत्र है, परमाणु बिजली घर है। तो उसको ये बताया जाता है कि उसके कचरे को जापान के लोगों ने, जापान के साइंटिस्ट और वहाँ के लोगों ने अभी भी उसको कंटेन करके रखा हुआ है। वो इस भाव के साथ कि ये समुद्र में ना जाए, नहीं जाकर के ये मतलब समुद्र के जीवों को नुकसान पहुंचाएगा, और वो पानी जहाँ भी जाएगा वो रेडियो एक्टिव, तो वो कभी खत्म तो होते हैं उसकी रेडियो एक्टिविटी, तो इस तरह से वो नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह से उसको अभी भी कंटेन करके रखा हुआ है। उस एरिया के लाखों लोगों को विस्थापित किया गया है। 50-60 किलोमीटर से अधिक दायरे के लोगों को वहाँ से तत्काल विस्थापित किया गया, इवैक्यूएट किया गया, वहाँ पे लोगों से हटाया गया। इस तरह से वहाँ पे हुआ। तो ये जब दुर्घटनाएं होंगी, तो जब तक नहीं हो रही हैं तब तो ठीक है, मान लीजिए एक हद तक आप मान सकते हैं कि कुछ सेफ्टी मेजर आपने लिए हुए हैं। इतना जल्दी कोई ये नहीं लगाता कि भाई ये टूट जाए या इस तरह से अचानक इसमें विस्फोट हो जाए। लेकिन मानवीय भूल जैसा आपने देखा, आतंकवादी घटनाएं आपने देखी, युद्ध की स्थिति देखी कि किस तरह से यदि सामने वाला हमारा एनिमी देश है, जैसे भारत जैसे देशों के लिए पाकिस्तान है, चाइना है ना, हम इसको एनिमी देश अपना एक तरह से मानते हैं। इनके पास न्यूक्लियर पावर है, हाई प्रेसिजन मिसाइल है, इनके पास मिसाइल कैपेसिटी है जो हमारे किसी भी शहर को ये टारगेट कर सकती हैं। वो वहीं से बैठ करके आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में उन्होंने मिसाइल दाग दी। युद्ध की स्थिति में क्या करोगे, है ना? तो इससे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि नुकसान ही तो करना है किसी देश का ना। युद्ध में तो सब जायज होता है कहते हैं, कोई ये तो नहीं देखता कि भाई यहाँ पे लोग ना मारे जाएं। भाई आज ईरान में क्या हो रहा है, यूएस और इजराइल जानबूझ करके टारगेट कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को। बिल्कुल, क्यों कर रहे हो? नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि उससे रेडिएशन होगा तो सिर्फ ईरान वालों को ही नुकसान होगा, बाकी विश्व के दूसरे जगह भी यहाँ भी रेडिएशन फैलेगा तो उसका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन इस तरह से कर रहे हैं, इसका मतलब युद्ध में सब जायज मान रहे हैं तब ना, कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों को मारो। हाँ। जितना मरते हैं मरने दो, रेडिएशन से मरे, बम से मरे, जैसे मरे। तो ये स्थितियाँ यदि आ जाएंगी, और आपने ये सब रखे हुए हैं, बना करके रखे हुए हैं न्यूक्लियर रिएक्टर एक तरह से, दूसरे तौर पे हालांकि इसमें 3 से 5% ही यूरेनियम इनरिचमेंट होता है, लेकिन एक तरह से रेडियो एक्टिविटी के माध्यम से देखा जाए तो एक तरह से तो बम ही है ना, हमारा परमाणु बम ही तो रखा हुआ है। बिल्कुल ना, क्योंकि उससे जो रेडियो एक्टिविटी के माध्यम से उसका जो उत्सर्जन होता है वो बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है, जिस तरह से हमने देखा बात की। तो ये जो आपने कहा कि दूसरा और कौन सा नुकसान है, तो ये आपका फुकुशिमा डाइची का, ये जापान का, ये मेजर एक तरह से नुकसान दूसरा है, जिससे मतलब
एक तरह से शिक्षा लेकर के, मतलब इसे टीचिंग लेकर के मतलब एक देश ऐसा है जो विश्व का सबसे ज़्यादा टेक्निकली एडवांस देश आप बोल सकते हैं, यूरोप का। जर्मनी एक ऐसा देश है ना जिसने आइंस्टाइन को पैदा किया, जिसने E=mc² दिया। उसी व्यक्ति ने बताया कि कैसे मटेरियल को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसी का कॉन्सेप्ट था कि आप आज एटॉमिक बम और एटॉमिक एनर्जी की आप बात कर रहे हो, वही है कि मटेरियल को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। बिल्कुल। वो देश 2022-23 में से मतलब हमें लगता है कि जितने उसके परमाणु संयंत्र इस तरह से थे उसको सबको वो शट डाउन कर रहा है, धीरे धीरे कर भी दिया है। कई सारे तो यूट्यूब में वीडियो उपलब्ध हैं, यदि आप डालेंगे तो उनके जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जो उनके वो कूलिंग वो कहलाते हैं, वो जो धुआं निकालने वाले होते हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय करते हुए उनके वीडियो भी उपलब्ध हैं इस तरह से। तो वो ना कह रहा है न्यूक्लियर एनर्जी को, वो ना कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहा है, विंड एनर्जी पे जा रहा है, सोलर एनर्जी पे जा रहा है, दूसरे एनर्जी के रिसर्च कर रहा है, बहुत नई नई जो है बैटरी में सोर्सेस हैं। जैसे हम ऊर्जा बैटरी में कैसे ऊर्जा को वो करें, स्टोर करें और कैसे उसका हम उपयोग करें, इस तरह से ऐसे बहुत सारे वो रिसर्च कर रहे हैं, नए नए रिसर्च कर रहे हैं। हम भी कर सकते हैं यदि हम चाहें, यदि हम अपनी छोटी मोटी पॉलिटिक्स और इस तरह की चीज़ों से चाहें हट करके कि हम रिसर्च और R&D में काम करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ है वो सब करने की? हमें तो लोगों को आपस में लड़ाना है, हमें तो राजनीति करनी है ना, हमें तो लोगों को इस तरह से सपने दिखाना है। इन फॉरेन टेक्नोलॉजी को ही हमें इम्ब्रेस करना है, जो ज़्यादातर लोग छोड़ रहे हैं उन्हीं को हमको इम्ब्रेस करना है, और आज हमको अपने आप को एडवांस दिखाना है। हम ऐसा कर रहे हैं, हम अपने इंडिजीनियस और इस तरह से कुछ चीज़ों पर थोड़ी ना ध्यान दे रहे हैं। हमारी ये दिक्कत है। नहीं तो अब जब जर्मनी जैसा देश, या फिर कहें कि तमाम जो एक उन्नत देश है जो विश्व में, वो ये तमाम ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को बंद कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि बंद कर रहे हैं, उनसे दूरी बना रहे हैं क्योंकि ये खतरनाक है। तो भारत के पास ऐसी क्या मजबूरी है? आपको क्या लगता है कि क्या मजबूरी है कि भारत उन तमाम खतरनाक रिसोर्सेज को अपनाने में लगा हुआ है, और इस तरीके से जहाँ प्रकृति का वास है, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि विंध्य प्रकृति जो है, इतना ज़्यादा प्रकृति का स्नेह रहा है इस क्षेत्र से, जहाँ आपको सघन वन भी मिलेंगे, पर्वत पहाड़, नदियाँ, झील, हर तरह से एक तरीके से कहा जाए समृद्ध है। ठीक है, कोयला निकाल रहे हैं आप सिगरौली बैढ़न से, ठीक है, वो तो है, खनिज है, निकाला जाएगा। बहुत सारे और खनिज हैं जिसे निकालने की तैयारी है या आगे निकाला जाएगा। लेकिन एक ऐसी जगह पर विंध्य को मुहाने पे खड़ा कर दें, जो मुहाना आगे जाके यहाँ पर एक बड़ी तबाही ला सकता है, तो क्यों इस खतरे से सरकार को मतलब ये जानकारी नहीं है, या फिर काहे की भूख है? ऊर्जा की इतनी भूख है कि आप, ऊर्जा की भूख है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में भारत जो है इसको थोरियम का 40 से 50% रिजर्व माना जा रहा है। अच्छा। हाँ, भारत के बाद हमें लगता है कि ब्राज़ील के पास थोरियम है, या किस देश के पास देखना पड़ेगा। मैक्सिमम 2 देश हैं जिनके पास मेजॉरिटी में थोरियम है, और ये रिसर्च कर रहे हैं। होमी जहांगीर भाभा जी का ये कॉन्सेप्ट था कि थोरियम को कैसे अपन एनर्जी में कन्वर्ट करें, मतलब यूरेनियम के माध्यम से। तो इसमें कुछ प्रोसेस होती है, कुछ मात्रा में यूरेनियम मिला करके थोरियम को इसमें कन्वर्ट किया जाता है, और इससे इसलिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और ये सब में रिसर्च इनका चल रहा है, काम कर रहे हैं, वो ठीक है। इनका उद्देश्य ये है कि यदि हमें फोसिल एनर्जी ख़त्म हो गई, और चूँकि इनकी डिपेंडेंसी कोयला वगैरह तो होगा जो है, बाकी तो ज़्यादातर ऊर्जा के लिए बाहर से ही तेल भंडार के लिए आप डिपेंडेंसी तो गल्फ कंट्रीज और तमाम से इनका है, रसिया से ये सब बाय करते रहते हैं अपना। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यदि ऊर्जा की प्रतियोगिता होगी तो ऊर्जा तो चाहिए होगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि ऊर्जा यदि चाहिए तो ऊर्जा के लिए हम नए नए रिसर्च भी तो कर सकते हैं। किसको पता था कि सोलर एनर्जी हम सूर्य से हम ऊर्जा पैदा कर सकते हैं? जब तक ये नहीं आई थी, जर्मनी में जब रिसर्च हुआ सबसे ज़्यादा हमें लगता है उन्होंने सोलर एनर्जी पे काम किया है ना। तो आज हम भी सूर्य घर योजना और सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है ना। अब उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं कि आपका टेम्परेचर बढ़ाता है, सारी चीज़ें हैं, उसकी दिक्कत है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाता है तो कुछ ऐसे में काम करिए कि इसका टेम्परेचर कैसे कम किया जाए, ऊर्जा भी उससे मिले और उसका टेम्परेचर कैसे लगाया जा सकता है प्राकृतिक रूप से। हम उस पर रिसर्च करें ना, हम R&D करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें कि भाई सोलर में हम एनर्जी भी ले लें और उससे हीट जनरेट ना हो, ऐसा भी हो सकता है।
कॉन्सेप्ट तो सब बिल्कुल संभव है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि कुछ असंभव है साइंस में, है ना। विंड एनर्जी पे हम काम कर सकते हैं, पवन ऊर्जा पे हम काम कर सकते हैं, थर्मल पावर खर्चीला है, हर चला। थर्मल पावर पे ऑलरेडी इनका है ही है, चल ही रहा है इस तरह से। हाइड्रो पावर पे अपना जो भी है जी, उस पे इनकी जो भी डिपेंडेंसी है, मेजोरिटी में बांध वाँध बना करके अपनी ऊर्जा तो पैदा कर ही रहे हैं जी, बिल्कुल। ज़्यादातर। तो इनका शायद ये उद्देश्य है कि हम थोरियम आने वाले समय में थोरियम के माध्यम से, चूंकि हमारे पास इतना रिजर्व है, तो हम इसमें एनर्जी को कन्वर्ट करके न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा हम लगाएं, तो हमें एनर्जी डिपेंडेंसी के लिए अन्य किसी माध्यम में निर्भर ना रहना पड़े। बिल्कुल। इनका शायद ये है मानना, और ठीक है आने वाले समय में कुछ ऐसे ही चल रहा होगा। लेकिन आपने एक बात कही कि बिंद ही क्यों चुना और इसके लिए अपना रीवा क्यों चुना। भाई एक तरफ तो आप केवटी जलप्रपात को पर्यटन क्षेत्र बना रहे हो विश्व के नक्शे में, और दूसरी तरफ उसका कंट्राडिक्शन कर रहे हो, उसका विरोधाभासी आप पैदा कर रहे हो कि वहीं पे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हो जहाँ पे एरिया कन्फाइन हो जाएगा और प्रोहिबिटेड हो जाएगा, लोगों का वहाँ पे आवागमन वर्जित हो जाएगा। बिल्कुल। तो मतलब वो तो उद्देश्य आपका एक रहा गया ना कि मतलब वो केवटी जलप्रपात कोई पर्यटन क्षेत्र नहीं रह जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया 1-2 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर कंटेनमेंट जोन हो गया वो तो ठीक है। तो एक दूसरा हिनौती में आप गौधाम बना रहे हो, हिनौती वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर रजौली से स्ट्रेट पे ग्रेडिएशन से अपन दूरी माप रहे हैं, स्ट्रेट पे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे होगा गौधाम। वहाँ पे आप गायों को रख रहे हो, गौशाला बनाओगे, 50,000 रखे जाने का आपका प्लान है। तो उन गायों का क्या होगा, क्या वो रेडिएशन तो इनसे सबसे प्रभावित ना होगी। तो ये भी तो एक दिक्कत है। दूसरी बात, बहुत रिच फॉरेस्ट एरिया है जो अपने आप में बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यदि फॉरेस्ट उस जगह पर पहले बनने वाले सोलर प्लांट, चूँकि पहले आपने बताया, हमने भी देखा कि सोलर प्लांट के लिए वो जगह थी, तो फॉरेस्ट ने कहा कि हम ज़मीन नहीं देंगे। इनका ये तर्क है कि फॉरेस्ट ने मना कर दिया। तो फिर फॉरेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ज़मीन कैसे दे रहा है, कैसे दे सकता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले जो कचरे हैं, पानी है, जैसे भी है, जब ये आपके उधर पानी वगैरह में मिलेगा, भूजल स्तर में मिलेगा, या वहीं से केवटी से होते हुए जो नदी टमस की तरफ पानी जाता है वहाँ पे मिलेगा, है ना, रेडिएशन जाएगा, तो उससे ज़मीन की उत्पादकता, लोगों का स्वास्थ्य, बायोडाइवर्सिटी सभी तो खत्म होगा उससे, है ना, वो बचा थोड़ी ना रहेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये हमें नहीं लगता कि एक होता है प्राकृतिक चयन। हमने 5 वीडियो भी डाले थे फेसबुक में, उसी के आधार पर हमारा लोगों का इंटरेक्शन आज हो रहा है। हम अगला वीडियो इसमें इसी पर डालने वाले थे, छोटा सा 2-3 मिनट का, कि प्राकृतिक चयन एक होता है, नैसर्गिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, कि एक ऐसी जगह जहां पर इस तरह के प्रोजेक्ट को किया जाए। तो क्या रुझौही के पास जो जगह बता रहे हैं, क्या वो प्राकृतिक चयन है, क्या नैसर्गिक चयन है, वो क्या नेचुरल सिलेक्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए? हमारा कहना है ना, नहीं। क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे पानी नहीं है। अब पानी के लिए आप उसको आर्टिफिशियल तौर पे वहाँ पे बांध बनाओगे। इनका प्लान चल रहा है कि हम केवटी जलप्रपात में कहीं बांध बनाएंगे, वहाँ पे पानी रोकेंगे, वो पानी हम लेंगे, ठीक, एक बात। दूसरा लोग कह रहे हैं कि शायद ये टमस से पानी लिफ्ट करें, वहाँ से लिफ्ट के माध्यम से टमस का पानी लिफ्ट करके वहाँ पे पानी लाएं, वो आपका आर्टिफिशियल हो गया। तो नेचुरल सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना। यदि आपको पावर प्लांट लगाना है तो आप जानबूझ करके थोप क्यों रहे हो उनके बीच में कि यहाँ हमें यहीं पे लगाना है। मतलब आप सारी व्यवस्थाएं वहाँ सब आपके नज़र में सिर्फ ज़मीन आ गई, आपको ज़मीन की भूख थी, आपके नज़र में बस ज़मीन किसी तरह से आ गई कि यहाँ पे ज़मीन है तो बस हमें उसको दोहन कर देना है, उसको बर्बाद कर देना है। भाई दूसरी चीज़ वहाँ पे लगा सकते थे, उस दूसरी सोलर प्लांट ना लगाते तो कोई दूसरी इंडस्ट्री लगा देते। लोगों के विकास की इतनी चिंता है तो एक 10वीं 12वीं पास या अनपढ़ जो हमारे लोग मजदूरी करने ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं, जिनकी आपको चिंता है और जो आज कह रहे हैं कि जॉब मिलेगा, तो उनके लिए तो अच्छा होता कि आप टेक्सटाइल उद्योग लगा देते, आप स्वास्थ्य से संबंधित मेडिसिनल कोई प्लांट लगा देते, है ना, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट कोई लगा देते, जिसके लिए हम लोग मतलब हर जगह हो सकता है, कुछ भी ऐसे हो सकता है जिसमें लोगों को वास्तव में जॉब मिलता है। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो, तो आप आर्टिफिशियल तौर पे आप जबरदस्ती थोप रहे हो वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए वो नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। बिल्कुल नेचुरल सिलेक्शन यदि है, हालांकि मैं नहीं कहता, मैं तो इसके विरोध में हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि नेचुरल सिलेक्शन है तो आप बिछिया नदी के किनारे क्यों नहीं लगा देते रीवा में? भाई यहाँ पे तो सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहेगी, है ना, भाई लोगों की नज़र में भी ज़्यादा रहेगी, पर नहीं लगाएंगे वो, क्योंकि यहाँ पे भी आबादी है। एक बात है ना, बिछिया के लोग या रीवा के लोग हमसे अलग नहीं है, मेरे देश के पूरे लोग। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, पानी की जरूरत हो तो आप बाण सागर बांध के नज़दीक क्यों नहीं लगा देते? वहाँ पे तो बांध है आपके पास में, पर वहाँ भी नुकसान है
है ना, लोग नहीं लगाने देंगे। तो मतलब सबसे आसान क्या आपके लिए यही हो गया कि रुझौही और केवटी में ही जाके आप लगा दो। क्या वहाँ पे लोग नहीं बसते हैं? क्या वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं है? क्या वहाँ पे गांव के लोग नहीं हैं? मतलब आप उनको मारोगे, ज़मीन उनसे छीनोगे, नहीं और अंत में नहीं तो फिर पलायन के लिए तो मजबूर होंगे ही विस्थापन के लिए, पेनफुल विस्थापन। नहीं तो अब तो मध्य प्रदेश में बड़ा अच्छा हो गया है कि किसानों को विस्थापन के लिए 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। देखिए तो जनता का विकास भी तो कहीं नहीं विकास, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं आपको बताऊं, जो आप कह रहे हो, कुछ होता है भावनात्मक लगाव। आप जिस गांव से हैं, आप जिस गांव से हैं, बिल्कुल उस गांव का, उस जगह का, जिस घर में आप जाते हैं, दिन भर का आप मीडिया में अपना टाइम देने के बाद जब आप रात में जाते हो, अपने घर में जाते हो, एक आपका 4 कमरे का घर रहता है जी। आप वहां पे जा करके आप आराम से रात में इस चिंता से मुक्त होते हो, और एक प्रेम आपका रहता है उस कमरे से, उस बेड पे जहाँ पे लेटते हो, वहाँ पे एक सुकून और शांति, एक सिक्योरिटी आपको मिलती है, और आप वहाँ पे चैन की नींद सो जाते हो। लेकिन यदि वही कोई कहे कि किसी दूसरी जगह पे आपको जाना है, किसी दूसरे के घर में, और उसी तरह से वो कंफर्टेबिलिटी आप महसूस करोगे, नहीं रहेंगे ना, है ना। और कोई कहे कि आपके सर पे सिरहने पे परमाणु बम रखा हुआ, जब आप चैन से सो जाओगे, नहीं सो पाओगे ना, ये दिक्कत है। तो हमारा भावनात्मक लगाव होता है जिस जमीन पे जो हमारे पूर्वज पैदा हुए रह रहे हैं। यदि वहाँ से किसी सरकार की ज़बरदस्ती की वजह से या कुछ की वजह से वो हमारे पूर्वजों की ज़मीन, जहाँ हम बचपन से हम पैदा हुए वहाँ पे रहे, और हमारी वहीं पे मृत्यु होगी या कहाँ होगी जो भी है, लेकिन हमारा मतलब है कि एक भावनात्मक लगाव तो है ना उस मिट्टी से, उस जगह से। तो आप चाहे 4 गुना नहीं, चाहे 40 गुना आप दे दो, लेकिन उस जगह को कोई नहीं छोड़ना चाहता ना। यही तो आप आदिवासियों के साथ, बेचारों के साथ कर रहे हो, जो जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। आज उनको आप विभिन्न प्रकार से, कई सारे ऐसे मामले आए हैं, मैं सब की बात नहीं करता, लेकिन कई सारे ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर उनको बहुत पीड़ादायक तरीके से उनको विस्थापित किया जाता है ना। उनका प्रेम क्या, लगाव क्या रहता है? उन जंगलों से रहता है, उस ज़मीन से रहता है, यही ना लगाव रहता है। और आप उसकी विकास की एक परिभाषा देते हो कि हम यहाँ से जंगल हटा देंगे, ये सारी चीज़ें कर देंगे, और यहाँ पे आपको हम इंडस्ट्री दे देंगे, जॉब दे देंगे। अरे भाई, मांग कौन रहा है आपसे? वो तो उसी में खुश है ना। परिभाषा आपकी अलग अलग हो सकती है ना। आपके लिए जो विकास है, हो सकता है सबके लिए वो विकास ना हो। कोई नेचुरल जगह पे रहना चाहता हो, कोई वन पहाड़ में जंगल में रहना चाहता हो, वहाँ पे पूजा पाठ करना चाहता हो, अध्यात्म में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हो। एक संत ऋषि मुनि है, महात्मा है, वो कहीं आश्रम बना के रह रहा है, उसको कहो कि चलो मैं तुम्हें 5 स्टार होटल में रखूँगा, बढ़िया ज़िंदगी रहेगी, यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो करेगा कभी? निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर विषय है जब कहते हैं ना कि विकास की रफ्तार में भी दौड़ना है, और विकास की रफ्तार में अपने न छूट जाए, इसको भी बचाना है। और उस दौर पर जब चर्चाएं होती हैं, और एक बड़ी चर्चा है, स्टूडियो छोटा है, चैनल छोटा है, पत्रकार छोटा हो सकता है, लेकिन जानकारियां बड़ी हैं। और मेरा मकसद यही है कि जिम्मेदार और थोड़ा इस पे और गंभीरता से सोचे, क्योंकि ये 28,000 करोड़ रुपयों से शायद विकास नहीं, कहीं ये विनाश में ना तब्दील हो जाए। लोगों के चेहरे की मुस्कान कहीं एक पीड़ा में ना दर्ज हो जाए, और इसलिए चिंता करना ज़रूरी है। और निश्चित तौर पर यदि जनता चुन रही है, लगातार 2003 से राजेंद्र शुक्ला जी को चुन रही है, तो कुछ न कुछ तो बात होगी, नहीं तो हर कोई विधायक तो नहीं है। और बाकायदा उन्होंने विश्वास जीता होगा लोगों का, उनके लिए हक में काम किया होगा। लेकिन ये मुद्दा बेहद गंभीर है, क्योंकि ये सदियों की बात है। ये आज बनना शुरू होगा, मुझे लगता है 10-20 साल तो बनने में लगेगा, और 20 साल बाद हम रहें या आप रहें या और कौन रहेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या उस दर्द को झेलने के लिए तैयार है, जो इस दुनिया में आई ही नहीं है? उसके लिए हम बात कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि बहुत लोग कहेंगे ना, बघेली में कहावत ही कि गाँव बसे नहीं पावा, लुटेरा पहले आइए। मतलब ना न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा, ना टाटा आई, सिर्फ चर्चा बस हुई तो हल्ला मच गया और लोग विरोध करना शुरू कर दिए। विरोध से कोई ताल्लुकात नहीं, जागरूकता के लिए है, तो बिल्कुल की जागरूकता के लिए, क्योंकि हमारे पास जो इससे प्रभावित जानकारियों का ही बंडल है। हम जो आपको दे पाएंगे जानकारियाँ ही दे पाएंगे, ना हमारे पास तलवार है, ना बंदूक है, ना ऐसे कोई हथियार हैं जिससे हम ये दावा कर सके कि हम इस काम को रोक सकते हैं। ना हमारे पास वैज्ञानिक उतनी समझ है कि हम आप सबको इसके बृहद खतरे को बता पाए। लेकिन जो विश्व भर में घटा है वो बेहतर नहीं हुआ है।
और हर देश ने इस ऊर्जा को एक बेहतर विकल्प नहीं माना है। और नहीं माना है। और जर्मनी का तो उदाहरण आपके सामने है। जी जी। बताया मैंने कि जहाँ से परमाणु ऊर्जा की आप बात कर रहे हो, वो देश से ही आइंस्टाइन पैदा हुए, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया और वहीं से एटॉमिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया कुल मिलाकर। तो वो देश ना कह रहा है आज, वो नहीं जा रहा है। खैर वो छोटा देश है तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। हम ये नहीं कहते भारत में क्या करना चाह रहे हैं ये, लेकिन कम से कम ऐसे रिहायशी एरिया, ऐसे प्राकृतिक जगहों को तो नष्ट ये ना करें, है ना। यदि इनको जगह का सिलेक्शन करना है, यदि इनको ये करना है, तो इनको कुछ और जगह देखना चाहिए जो इनहेबिटेबल टाइप की जगह हो, और जहाँ पर इसके लिए नेचुरल सिलेक्शन, जो मैंने आपको बताया कि नैसर्गिक चयन हो, जहाँ पर्याप्त पानी वगैरह और इस तरह से सब चीज़ें हों, और जहाँ लोग इससे प्रभावित ना हों, जहाँ एक लंबी दूरी पर कम से कम 50 किलोमीटर के दायरे में तो आबादी ना ही हो, और इस तरह से तो कुछ ऐसी चीज़ें इनको सोचना चाहिए। रुझौही में, केवटी में, इनका सिरमौर में जो ये प्लान है न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का, तो एंड ऑफ द डेज ये यदि ये लगाते हैं तो इन सारी समस्याओं के चलते लोगों को विस्थापन और पलायन का दंश झेलना पड़ेगा, ये बात तय है। क्योंकि ऐसी जगह पर कोई व्यक्ति ज़्यादा, हम कहते चलिए एक आध जनरेशन 2 जनरेशन छोड़ दीजिए, लेकिन धीरे धीरे लोग वहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे, या इस तरह से। और भारत जैसे देश में जहाँ इतना ज़्यादा करप्शन है, आप यहाँ किसी चीज़ की गारंटी नहीं सकते। और हाँ, मैं एक चर्चा कर रहा था शांति बिल के बारे में। शांति बिल इसमें नहीं आई चर्चा में, हम लोग अलग से चर्चा कर रहे थे, उसको भी इसमें ला दिया जाए। 2025 में सरकार शांति बिल लाई है। उस शांति बिल में इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 49% विदेशी कंपनियों को उन्होंने मौका दिया इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए। अब बताइए, विदेशी कंपनियां यदि FDI इन्होंने खोल दिया है न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर के, तो उनकी कितनी लाइबिलिटी होगी, वो है ना। विदेश का वो एंडरसन जो था, वो कौन था, भोपाल गैस कांड वाला, वो आखिर उस समय की सत्ताधारी पार्टी थी, उसी ने सिक्योरली उसको बाहर फ्ली करवाया, भगवाया। चाहती तो उसको रोक सकती थी, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन नहीं की। तो आप ऐसे लोगों को बुला रहे हो जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। एक वो क्वेश्चन है। दूसरा, इसमें पहले जो सप्लायर और ऑपरेटर, 2 चीज़ें इसमें थी। तो एक CLND, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डिजास्टर करके एक आया था इसके पहले, 2015 या कब का था वो देखना पड़ेगा। उसको मॉडिफाई करके अब ये शांति बिल लाए हैं। तो पहले ये था कि भाई सबकी इसमें जिम्मेदारी होगी, सप्लायर की भी होगी और ऑपरेटर की भी होगी। लेकिन अभी जो शांति बिल उन्होंने लाया, तो सप्लायर यानी कि मटेरियल जो न्यूक्लियर प्लांट के लिए आएंगे, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी, सिर्फ ऑपरेटर की ही तो थोड़ी बहुत जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी है, तो इसमें तय की जाएगी। तो इस तरह से इनका ये शांति बिल है। तो मतलब कुल मिलाकर के इन्होंने सारी चीज़ों में कंपनी राज, एक तरह से जो कंपनी राज टाइप का होता है, NCPIL जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, उसको थोड़ा सा पीछे करके कंपनी राज टाइप को आगे धकेल दिया है कि अब कंपनियां आकर के देखें और कंपनियां न्यूक्लियर प्लांट लगाएं। अब कंपनियों का तो मुनाफा कमाने में ही होगा ज़्यादातर, इंटरेस्ट है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इंडिया का जो करप्शन लेवल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में और हर जगह जिस तरह से करप्शन होता है, तो आपको क्या विश्वास, हम और आप विश्वास कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट भी बना रहे हैं तो वो क्या गाइडलाइन जो है ना, वो गाइडलाइन का पालन करेंगे कि वो कितनी गहराई में कितना मटेरियल, कितनी रॉड, कितने कंक्रीट, क्या कुछ ये लगाएंगे, क्या उतना मजबूत ये बनाएंगे। हो सकता है उसमें भी ये कुछ कंप्रोमाइज़ कर लें, और यही सारी कंप्रोमाइज़ है, फिर आगे चल के ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक करप्शन यहाँ का इशू हमेशा ही बना रहेगा, है ना। तो ये निजी कंपनियों को इन चीज़ों में दे करके एक तरह से कहीं ना कहीं और बढ़ा टाइप का दिया है। मुझे तो यही समझ में आता है। निश्चित तौर पर अब ये चर्चा जो है मैं लगातार जारी रखूँगा, क्योंकि ये आमजन से जुड़ा मुद्दा है और हमारा मकसद भी यही है, चाहे शिवानंद द्विवेदी जी हों, चाहे कनिष्क तिवारी हों, चाहे अन्य कोई भी यदि इस मुद्दे पर बात कर रहा है, तो उसका सीधा मकसद है कि ऐसी ऊर्जा का हमें विकल्प नहीं चाहिए जो विकल्प हमारी सदियों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को खतरे में डाले। और यह जानबूझकर भी यदि हम इन कदमों को बढ़ा रही है सरकार, या लोग बढ़ा रहे हैं, या विकास बढ़ा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह चिंताजनक विषय है। और यह विकास किसको मुबारकबाद दें इस विकास की, शायद मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो फिर मुलाकात होगी
नए, बिल्कुल नए मुद्दे के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।